खाना। जी सर। आपकी बहन की कहाँ गई? वो नहीं है? चलिए 4-5 लोग गए हैं, ये ठीक बात नहीं। अगर इतने ईमानदारी से पढ़ाने के बाद जा रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? आप लोग बताएं, क्या समझ में नहीं आता क्या? हैं? बताइए, आप लोग बताएं, समझ नहीं आता? सब लोग क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, एडमिशन 2-3 लोग तो हैं भाई, वो शुरू से ही उनको तो नहीं, आप कल नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। और एक बात बताएं, इकोनॉमिक्स का मैंने वो टॉपिक पकड़ा है कि जहां आपको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। लेकिन अगर समझने में भी दिक्कत हो रहा है तो क्या कह सकते हैं? और सच में इतना मैं आसान लैंग्वेज समझाने का प्रयास करता हूँ कि जहाँ आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो कल क्या क्या हो चुका था? हम लोग पढ़ रहे थे मनी मार्केट। वीडियो स्टार्ट जी हाँ। ठीक। ये चल रहा था, इसमें हमने कुछ बता दिया था, आईपीओ बता दिया था। ठीक, उमेश आए थे कहीं? चले गए? वो नहीं आए। एफपीओ आईपीओ बता दिए थे, एफपीओ बता दिए थे, और क्या बताए थे? राइट इशू बताए थे। राइट इशू आज आपके साथ की होगी नहीं है, वो कहाँ चली गई? हाँ, आप ही साथ आते। राइट इशू एक था, मसाला बांड। मसाला बांड नहीं बताया है। आप लोग जो है सांस को जैसे बताओ, बहुत सही बता रहे। सही पहुंच रहे हो, थोड़ा सा बस। देखो, मसाला बांड में क्या होता है? यह जो है लॉन्च किया जाता है, या कह सकते हैं जो बॉन्ड निकाला जाता है, वह जो है होता है मुद्रा में। किसमें होता है? रुपए में। किसमें होता है? रुपए में। किसमें? रुपए में होता है रुपए में है, लेकिन उससे परचेज जो है डॉलर में किया जाता है। डॉलर ही नहीं, जैसे मान लो हम यूरोप में निकाले मसाला बांड, तो यूरोप की जो करेंसी होगी उस करेंसी में हमको पैसा मिलेगा। हम किस में जारी करेंगे? रुपए में, और हमको मिलेगा किसमें? यूरो में। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे डॉलर अमेरिका में निकालो, तो अमेरिका में हम निकालेंगे किसमें? रुपए में। मिलेगा क्या? डॉलर में। अब थोड़ा ये तो बात सही है कि कम में मिलेगा, क्योंकि डॉलर का आपको पता ही होगा कि 85 के समथिंग आज इस समय है। तो 1 रुपये मतलब 1 डॉलर जो है आपके 85 रुपये के बराबर होगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डॉलर, या कह सकते हैं अपने आर्थिक स्थिति को ऊपर लाने के लिए एक प्रक्रिया है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है मसाला बांड। आईपीओ मैंने बताया था। आईपीओ क्या था? आईपीओ क्या था? आपको कल नहीं था ना? आईपीओ क्या था, लेकिन ये पता होना चाहिए। आईपीओ क्या था? हाँ, पहली बार जब निकालती है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। जब सेकेंड बार निकालती है, एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या बताए थे? ये तो इनर्शियल हो गया, और ये और एक बात और ध्यान दीजिए, ये द्वितीयक मार्केट में होता है। प्राथमिक मार्केट, द्वितीयक मार्केट, दो बताए थे। प्राथमिक और द्वितीयक, दो मार्केट बताए थे ना। तो ये क्या होता है? ये द्वितीयक मार्केट में। और एक चीज और है, प्राथमिक मार्केट और द्वितीयक मार्केट के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो,
प्राथमिक मार्केट जो होता है, दो मार्केट होता है, इसको लिख लो पहले। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। द्वितीयक, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ बना लीजिए, ये समझ, ये ग्राफ बना लीजिए। प्राथमिक जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, डायरेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। लिख लो तेज प्रताप जी, आप देख। प्राथमिक में क्या होता है, जो भी चीजें होता है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मतलब आमने सामने। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, इनडायरेक्ट। यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट, यहाँ होता है इनडायरेक्ट, ठीक, यहाँ होता है इनडायरेक्ट। और एक चीज और, यहाँ केवल जो है प्राथमिक में केवल एक बार जो है निकाला जाता है। प्राथमिक में केवल कोई भी आईपीओ, जैसे आईपीओ है, आईपीओ एक बार निकाला जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, एफपीओ। कोई कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है या शेयर मार्केट में आता है तो सिर्फ एक बार आईपीओ जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, एक बार आईपीओ जारी कर सकता है, बात समझ में है। लेकिन द्वितीयक में अनेक बार। लिख लो, ये लाइन बना लो, द्वितीयक में अनेक बार। प्राथमिक में क्या होता है कि कंपनी और निवेशक शामिल होते हैं। प्राथमिक में यहाँ पे क्या होता है, कंपनी एंड निवेशक, कंपनी और निवेशक दोनों होते हैं। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, सिर्फ निवेशक होते हैं। द्वितीयक में क्या होते हैं, यहाँ सिर्फ निवेशक होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बता दें, जैसे एक चीज मैंने कल बताया था ना, द्वितीयक में एक चीज और है, जैसे एनएफटी और क्या नाम है, बीएससी, ये दोनों द्वितीयक की हैं। और एनएफटी और बीएससी में जब कोई शेयर खरीदता है तो उसमें सिर्फ शेयर धारक होता है, कंपनी का मालिक वो अपना पहले से ही कंपनी बनाया, वो अपने शेयर को निकालता है, तो लोग जाके निवेशक क्या करते हैं, उस शेयर को खरीदते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक और लिख लेना, किसी निश्चित स्थान विशेष पर प्राथमिक, किसी निश्चित स्थान विशेष पर कोई भी भौगोलिक ढांचा नहीं होता। किसमें, प्राथमिक में। प्राथमिक में क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे है, तो सबसे पहले जो है आदमी अपना आईपीओ निकालेगा, पैसा इकट्ठा करा के, तब जो है अपना कार्य शुरू करता है कंपनी बनाना। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे जो है लिख लो, सेकेंडरी में एक विशेष भौगोलिक ढांचा होता है, एक विशेष भौगोलिक ढांचा होता है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। समझ में आया, जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। चलो ये हो चुका, लिख लिए। अब आते हैं अगला। अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एक पिछले साल या इसी साल की बात है, एक इलेक्टोरल बांड बहुत चर्चा में, सुने थे? इलेक्टोरल बांड समझते हैं क्या होता है? चुनावी बांड। चुनावी बांड, देखो चुनावी बांड होता क्या है? चुनावी बांड के लिए, चुनावी बांड के, ये चुनावी बांड क्या होता है? जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, क्या होती हैं? जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं,
पार्टियां होती हैं यह उनको यह बांड का लाभ मिलता है, चुनावी बांड उनको यह मिलता है। लेकिन कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है चुनावी बांड ले सकता है? जो लोकसभा या विधानसभा, जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैलिड मतों का मतलब इनवैलिड नहीं, जितने वैध मत पड़े हैं उस मत का 1% वोट मिलना चाहिए। कितना? 1%। अगर उस वैलिड, जैसे किसी मान लो किसी विधानसभा में टोटल 1 लाख वोट पड़ा, कितना पड़ा? 1 लाख वोट पड़ा। इस 1 लाख वोट का 1% अगर कोई पार्टी पाया है तो ही वह चुनावी बॉन्ड ले सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, वैध मतों का 1% वोट मिलना चाहिए। जो टोटल वैध मत पड़े, जैसे इनवैलिड में हो जाता है, मान लो कोई एक हाथी दबाया, बस जाके कमल भी दबा दिया, वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि एक बार में एक ही कंसीडर हो। पता चले आदमी 2 जाके 2 उंगली दबा दे तो भी इनवैलिड हो गया, उसको कंसीडर नहीं किया जाए। जो वैलिड मत है उस मत का, मान लो टोटल वैलिड मत पड़े उस शहर में, या कह सकते हैं विधानसभा के टोटल चुनाव 1 लाख मत पड़े, उस 1 लाख मत का 1% मत मिलना चाहिए, 1%, तभी आप जो है चुनावी बांड लेने के हकदार हैं। हाँ, और 1000 वोट आपको मिलना चाहिए, 1% का 1000 होगा, 1000 वोट आपको मिलेगा तभी आप जाके चुनावी बांड ले सकते हैं। अब ये चुनावी बांड का कंडीशन होगा, शर्त होगा। चुनावी बांड जारी कौन करता है? चुनावी बांड, देखो चुनावी बांड जो है जारी करता है बैंक। कौन करता है? बैंक जारी करता है। कौन करता है? बैंक। और कौन से बैंक है? ध्यान दीजिएगा, एसबीआई के कुछ ब्रांच हैं, ठीक है, एसबीआई, या कह सकते हैं एसबीआई, और यह योजना आया था सन 2018 में। इसके पहले भी बहुत सारे पार्टियों को फंडिंग किया जाता है। फंडिंग समझ रहे हो ना? कहाँ आपका ध्यान, कहाँ बाहर, समझ नहीं आ रहा? फंडिंग जानते हो नहीं? बहुत सारे लोग अपने फेवरेट पार्टियों को क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के। सेम यही है भी है चुनावी बांड। हाँ, अब इसमें क्या है, इसी को लेके बवाल छिड़ा था, बता रहे हैं। इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी भी किया जाता है। कैसे? उस प्रोसेस पे भी आएंगे। पहले तो समझ लीजिए, ये चुनावी बांड जो होता है 1000 के मल्टीपल में निकलता है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1 करोड़। मिनिमम लिख लो, मिनिमम 1000, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1 करोड़। मैक्सिमम 1 करोड़। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मिनिमम 1000 या 1 करोड़ का चुनावी बांड खरीद सकता है। अच्छा, इससे उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने चुनावी बांड खरीदा, ठीक, 1 करोड़ का, उससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि मैं उस बांड को अपने फेवरेट पार्टी को दूंगा। और एक चीज़ और है यहाँ, ये जो चुनावी बांड खरीदता है जो व्यक्ति एसबीआई के ब्रांच से, इस बांड को खरीदने के बाद आपके नाम को शो नहीं किया जाता, इस नाम को गोपनीय रखा जाता है, ठीक है। किसके? जो व्यक्ति बांड खरीदता है उसके नाम को गोपनीय रखा जाता है, वो लेकिन एक बात जान लीजिए कि जहाँ से खरीदा जाता है उस ब्रांच को पता रहता है, उस ब्रांच को पता रहता है कि कौन से व्यक्ति ने कितने का बांड खरीदा, और ये भी उसको पता रहता है कि किस व्यक्ति ने किसको, किस पार्टी को भेजा। तो मान लो मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1 करोड़, ये मान नहीं है, फिगर फैक्ट है। मैक्सिमम 1 करोड़ या मिनिमम 1000 का कोई बांड खरीद सकता है। मान लो मैंने एक पार्टी, मान लो मैं एक आम नागरिक हूँ, मैंने एक बांड खरीदा 10 लाख, ठीक, जो भी 10 लाख का मैंने एक बांड खरीदा, और मैं ये बांड जाके चुनावी बांड, ये बात समझ लो, ये चुनावी बांड जो है, मैंने इस बांड को ले जाके ए पार्टी को दिया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। कितने पार्टी टोटल है?
ए बी सी डी, मान लो ये चार पार्टियां। मेरी फेवरेट पार्टी ए, मैंने ये पार्टी को जाके अपना ये बांड दिया। और एक बात ध्यान देना, ये जो बांड खरीदा जाता है ये किसी पार्टी विशेष से नहीं खरीदा जाता, किसी पार्टी विशेष के नाम पे नहीं खरीदा जाता। ये बात एकदम कंठस्थ रहे। जो भी चुनावी बांड खरीदा जाता है, आप किसी बैंक में गए, SBI के बैंक में, आपने कहा मुझे एक चुनावी बांड दो, वो 1000 2000 जैसी भी आपकी क्षमता हो, आप जो है 2000 मतलब 10,000 20,000 1 लाख ऐसे करके आप ले सकते हैं। 10,000 1 लाख ऐसे इसकी मल्टीपल में होगा। 1 लाख का बांड लिए और आप इस बांड को ले जाके 10 लाख का जो मैंने दिया, मैंने ए पार्टी को दे दिया। किसको दे दिया? ए पार्टी को। अब यहाँ बात ये है कि ए पार्टी के पास जो मैंने बांड दिया, उस बांड को 15 दिन के अंदर, 15 दिन तक या 15 डेज के अंदर या 15वें दिन तक वो जाके बैंक से भजा, अन्यथा वो पैसा कहाँ चला जाएगा? प्रधानमंत्री राहत कोष। ठीक है, किसमें चला जाएगा? प्रधानमंत्री राहत कोष में। अगर आपने, मैं पार्टी हूँ, आप मान लीजिए ए व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति, आप ए पार्टी, मैंने एक बांड खरीदा, चुनावी बांड 10,000 और मैंने ले जाके आपको दे दिया। ठीक, जिस दिन खरीदा उसी दिन, उसके अगले दिन जाके दे दिया। अब उस बांड की वैलिडिटी 15 दिन तक है। अगर उस 15 दिन में आप उस बैंक में जाके उस बांड को परचेज नहीं कराए तो बांड का बेकार हो जाएगा, उसका पैसा, वो पैसा तो बेकार नहीं होगा, वो पैसा चला जाएगा प्रधानमंत्री राहत कोष। समझ में आएगा? चुनावी बांड को समझ में आएगा? समझ में आ गया? ये सारा खेल है चुनावी बांड। अब समझो इसके पीछे फायदा क्या है। देखो चुनावी बांड का, अब मैं इसका इनडायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाता है। मान लो मैं कोई कंपनी हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, ठीक है, एक साल में, और मुझे जो है, मुझे 40 लाख या तो कह सकते हैं 50 लाख क्या देना है? 50 लाख देना है, टैक्स देना है। बात समझ रहे थे ना? 50 लाख हमको क्या देना है? टैक्स देना है। मैं ए पार्टी के पास गया, ए पार्टी के पास, तो मैंने कहा मेरा देखो भाई 50 लाख मुझे टैक्स देना है, मैं जो है एक बांड खरीदता हूँ, वो बांड आपको ला के दूँगा, आप एक काम करना 20 लाख रुपए आप रख लेना, ठीक है, और 30 लाख रुपए मुझे रिफंड करना। और ये टैक्स फ्री होता है, ये ध्यान रखना। बॉन्ड जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। वो क्या करेगा कि जितना उसको टैक्स देना था वो जाके 50 लाख का बांड खरीदेगा। अब उस 50 लाख के बांड को ले जाके किसको दे दिया? ए पार्टी को दे दिया। और ए पार्टी से पहले उसने साठगांठ किया, भाई साहब मैं बांड आपको दूंगा, आप जो है 20 लाख रुपया रख के 30 लाख मुझे दे दें। उससे उसका नुकसान क्या है भाई? 50 लाख को उसको टैक्स भरना था, तभी 30 लाख प्लस में। ये होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी। बात समझ में आएगी? यही फायदा होता है। अभी रिसेंट में बहुत सारे लोगों का नाम उछला था कि जिन्होंने, एक कंपनी ऐसा था कि जितना उसका टर्नओवर नहीं था उससे ज़्यादा तो उसने बांड खरीद लिया, उससे ज़्यादा रुपए का बांड, और उसको बांड खरीदने के एवज में इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि क्या होता। तो पिछले 1 साल पहले जाइएगा तो देखिएगा ये मुद्दा खूब उछला था, चुनावी बांड। हाँ, नहीं, तमिलनाडु में भी कंपनी थी, वहाँ की कंपनी थी। तो ये चुनावी बांड होता है। चुनावी बांड समझ में आ गया? कंडीशन क्या क्या है और ये कहाँ से जारी होता है? SBI के कुछ ब्रांच है, उसी ब्रांच से जारी होता है। SBI के कुछ ब्रांच है, उसी ब्रांच से जारी होता है। अब ये चुनावी बांड हो गया। एक आता है ग्रीन बांड। क्या होता है? ग्रीन बांड। ग्रीन बांड, देखो मेरा प्रयास ये रहता है कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दूँ, लेकिन तभी लोग पता नहीं क्या है, अच्छे लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। क्या किया जाएगा? दुनिया है, दुनिया बड़ी स्वार्थी है। यहाँ जितना झूठ बोलो, जितना भौकाल टाइप करो, उतने आप सही हो। नहीं आप लोग करते हो, मैं मानता हूँ। चलो ग्रीन बांड। ग्रीन बांड होता क्या है? सिंपल सी बात है, ग्रीन बांड कौन बता सकता है? ग्रीन किससे संबंधित होगा? पर्यावरण। किससे संबंधित होगा? पर्यावरण। अब ये है बॉन्ड जो निकाला जाता है, इस बॉन्ड के पैसे से क्या किया जाता है? जिस एरिया, जिस फील्ड में कार्बन उत्सर्जन CO2
ज़्यादा होता है वहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मान लो, जैसे आपका पीलीभीत बहुत स्वच्छ शहर है, मान लो इस एरिया में कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा है इस परिसर में, हम क्या करेंगे, एक ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। उस ग्रीन बॉन्ड को आप लेके खरीदेंगे जो पर्यावरण के प्रेमी हैं। और एक बात फिर से बता दें, इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। पर्यावरण प्रेमी जो लोग होते हैं सोचते हैं पर्यावरण के लिए कुछ पैसा होता है। जो भी पैसा इस ग्रीन बॉन्ड से आएगा, हम क्या करेंगे, इस परिसर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे कि जिससे क्या हो, कार्बन उत्सर्जन बात समझ में आएगी। ग्रीन बॉन्ड का पैसा ये होता है कि आप वहीं लगा सकते हैं जहां पर्यावरण को फायदा हो। समझ में आ गया? लिख रहे हो कि नहीं? क्योंकि हम सारा चीज लिखवाएं तो टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है, तो जो बातें मैं समझाऊं उसका की पॉइंट लिख लिया करो। क्या? कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक आता है म्युनिसिपल बॉन्ड। आप लोगों ने सुना होगा, एक और बॉन्ड का नाम है म्युनिसिपल बॉन्ड। और इसके इतिहास को बता दें, सबसे पहले ये जो है 1997 में कौन जारी किया था? कर्नाटक ने जारी किया था। कौन जारी किया था? बेंगलुरु। सबसे पहले कौन जारी किया था? देखो, म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? म्युनिसिपल से मतलब क्या है? म्युनिसिपल कौन जानता है? बताओ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल पार्टी सुने हो नहीं है? नगर पालिका जिसको, ठीक है। तो म्युनिसिपल बॉन्ड जो जारी किया जाता है, अभी लखनऊ में भी जारी किया गया था, अलीगढ़ में भी जारी किया गया। यह जो है एक नगर पालिका बॉन्ड निकालता है। और उस जो बॉन्ड निकालता है, अब इसमें फायदा होता है। मान लो आपने नगर पालिका का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, जो भी बॉन्ड निकाला 1 लाख 2 लाख, आपको उसका फायदा मिलेगा। आपको हो सकता है कि तुम कुछ कम पैसे में मिल जाए या फिर उसका इंटरेस्ट रेट मिले। नगर पालिका बॉन्ड से जो भी पैसा उस नगर पालिका को मिलता है, वह किस पे खर्च करता है? शिक्षा पे, समाज कल्याण या फिर स्वच्छता, इन आदि चीजों पे क्या करता है? पैसा खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? शिक्षा, समाज कल्याण के लिए या फिर स्वच्छता के लिए। म्युनिसिपल बॉन्ड जो जारी होता है वह किस पे खर्च किया जाता है? जो नगर पालिका जो भी पैसा इकट्ठा करता है, उस पैसे को कहाँ लगाता है? शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, ठीक है, समाज में कल्याण करने के लिए, नई योजनाएं लाके, ठीक है, इन सब के लिए क्या करता है? म्युनिसिपल बॉन्ड जारी होता है। बात समझ में आएगी? समझ में आ रहा? तो ये बॉन्ड हो गया। कल मैंने एक चीज और बताया था, क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों बहनें गायब हो गए, तो दोनों बहनें एक साथ हैं। सीता और गीता पिक्चर देखे नहीं? देखे? शायद उनका था क्या, श्रीदेवी का था, सीता और गीता। सर इसे जारी कौन करता है? CO2 को ग्रीन बॉन्ड को जारी कौन करता है? ये पर्यावरण मंत्रालय को कहा जाएगा, पर्यावरण, ठीक। और या फिर कह सकते हैं कोई प्राइवेट कंपनी भी जारी कर सकता है, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिए, म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया और आपका जो है मैंने ग्रीन बॉन्ड भी बता दिया, ठीक। एक चीज़ और है, मसाला बॉन्ड। और ये 2015 में खूब चर्चा हुआ। मसाला बॉन्ड तो शायद अभी बताया है रिसेंटली। मसाला बॉन्ड क्या होता है कि यह भारतीय मुद्रा में निकाला जाता है और जिस देश में निकाला जाता है वहाँ की मुद्रा को ये क्या करता है? अपने देश में लाने का कार्य करता है। बस इतनी सी बात है मसाला बॉन्ड में। इतनी सी बात है, ठीक है। तो सर ये विदेशों में निकाला जाता होगा? हाँ, विदेश पैसा निकाला। चलो 2 चीज और देखते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया। नाम सुने होते हैं?
तेजड़िया, क्या है? तेजड़िया, तेजड़िया एक ये है और दूसरा है मंदड़िया। क्या नाम है? मंदड़िया। दोनों का नाम लिखो। तेजड़िया का नाम है बुल। हाँ, बुल मतलब बैल, बुल। और मंदड़िया का नाम है बियर। क्या है? बियर्स। समझिए, तेजड़िया और मंदड़िया ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा होगा। तेजड़िया क्या है, मंदड़िया क्या है? कभी प्रीलिम्स का उठा के देखना तो तेजड़िया और मंदड़िया ये शेयर मार्केट के दो सिंबल। शेयर मार्केट कभी भी देखो तो एक शेयर मार्केट का सिंबल देखोगे ना, उसमें जो है एक बैल होगा और उसकी खूब बड़ी बड़ी सीनें होंगी। कभी गूगल करके देखना तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया ये बताता है, ध्यान देना, तेजड़िया जो है ये बताता है कि मार्केट में आने वाले समय में पैसा लगाने लायक है कि नहीं। तेजड़िया ये बताता है कि मार्केट में आने वाले समय में पैसा लगाने लायक है कि नहीं, आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं। तेजड़िया ये दिखाता है कि आप अभी क्या है, आने वाले समय में मार्केट बहुत तेजी के साथ उछाल मारेगा, ऊपर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ेगा, ग्रो करेगा। और इसी को देखकर बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टर, जो ब्रोकर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो शेयर खरीदते हैं कि जिससे आने वाले समय में हमको फायदा हो। जबकि मंदड़िया क्या होता है, यह बताता है कि अब जो है आप अपना पैसा निकाल लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में मार्केट में मंदी बहुत तेज आने वाली है। मार्केट में मंदी या कह सकते हैं गिरावट आने वाली। क्या आने वाली है? गिरावट आने वाली। और इसी को देख के बहुत सारे लोग अपना शेयर धीरे धीरे निकालना शुरू करें। बात समझ में? मतलब अगर सिंपल सी बात है, तेजड़िया का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना, और मंदड़िया का मतलब होता है डिक्लाइन, मतलब घटना। आने वाले समय में मार्केट में समस्या खड़ा हो सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए, ठीक है, बहुत सारे देशों में सेंसेक्स जो है बहुत तेजी के साथ गिर गया और बहुत सारे देशों में सेंसेक्स बहुत तेजी के साथ ऊपर उड़ गया। तो ये अनुमान लगाता है, ये दोनों अनुमान बताते हैं कि आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? है? समझ में आ रहा है? अब आते हैं, एक आता है डीमेट अकाउंट। हाँ, डीमेट अकाउंट। अब ये डीमेट अकाउंट क्या है, कौन बता सकता है? अगर आपका है तो आपको पता होना चाहिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है? हाँ, डीमेट अकाउंट ये होता है जब कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी सिंपल सी बात है, एक सेविंग अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट जैसी जितने भी अकाउंटें हैं उसी तरीके से ये भी है। ये क्या होता है, इससे आप डीमेट अकाउंट में जो भी पैसा होता है उस पैसे, अब पता चले आप अकाउंट से डायरेक्ट आप पैसा नहीं लगा सकते शेयर मार्केट में, आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं लगा सकते, उसके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट से आप जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और जो भी पैसे का लाभ होता है वो आपके डीमेट अकाउंट में आता है और उस डीमेट अकाउंट से पैसे को फिर आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक और एग्जांपल बताएं, ड्रीम 11 में कितने लोग पैसा लगाते हैं? लगाते हैं ना? अगर ड्रीम 11 पे जो पैसा लगाते हो तो उसमें जो भी आपको पैसा मिलता है वो ड्रीम 11 के अकाउंट में आता है, अकाउंट में आता है ना, उस पैसे को फिर ट्रांसफर करते हो कहाँ? अपने अकाउंट। सेम यही डीमेट अकाउंट कि डीमेट से क्या करते हो, डीमेट एक अकाउंट, बस ड्रीम 11 वाला कॉन्सेप्ट है। इस पैसे से डीमेट अकाउंट में जो भी पैसा, उससे आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, जो पैसा आता है फिर अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। बहुत सारे लोग स्वयं लगाते हैं, बहुत सारे लोग ब्रोकर के तहत लगाते हैं।
बहुत सारे लोगों को जिसको मार्केट का अनुमान नहीं रहता, मार्केट का पता नहीं रहता, वो क्या करते हैं, किसके माध्यम से लगाते हैं, वो ब्रोकर के माध्यम से क्या करते हैं, पैसे को लगाते हैं शेयर मार्केट में। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, बताइए, इतनी बात में कोई दिक्कत? कुछ लिखवा दे कि जो आप लोगों ने फॉर्मेट बनाया उससे काम चल जाए, बताओ। सर थोड़ा बहुत लिखवा दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। चलो एक चीज लिख लो, जी। लिखो जरा, एफपीओ आईपीओ लिखवा दे क्या? जी वो लिखवा दिया। आईपीओ लिखो, आईपीओ लिखो, आईपीओ तो शायद तो लिखवाए, हाँ एफपीओ भी तो कर, वीडियो लिखवा दिया। तब क्या है, जैसे बता रहे हो वही लिखवाना। सर वो नहीं कह रहे हैं, IPO FPO वो दोनों लिखवा दिया। चलो तेजड़िया और मंदड़िया लिखो, जी। लिख लो, तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया दोनों ही निवेशक होते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया दोनों ही निवेशक होते हैं, निवेशक होते हैं। तेजड़िया आशावादी होते हैं, तेजड़िया आशावादी होते हैं, एवं बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं, वही होता है ना, ग्रो करना, बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं या विश्वास रखते हैं, बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं। पूर्णविराम। अतः वे शेयरों की, अतः वे शेयरों की, अतः वे शेयरों की खरीदारी करते हैं, खरीदारी करते हैं। इससे विभिन्न, इससे विभिन्न, इससे भिन्न, इससे भिन्न मंदड़िया निराशावादी होते हैं। वे बाजार में मंदी का अनुमान लगाते हैं, वे बाजार में मंदी का अनुमान लगाते हैं, वे बाजार में मंदी का अनुमान लगाते हैं। यही कारण है कि वे, यही कारण है कि वे, यही कारण है कि वे शेयरों की बिक्री करते हैं, शेयरों की बिक्री करते हैं। जब शेयर बाजार लगातार ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तब बाजार में बुलिश, BULLISH, बुलिश कहा जाता है। जबकि बाजार यदि नीचे की ओर आए, तब इसे लिख लो, तब इसे बियरिश, BEARISH, बेयरिश कहा जाता है। ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया हो गया। ठीक, राइट इशू लिखे कि नहीं? लिख लो राइट इशू। राइट इशू पता है? कल बताया था, समझाया था राइट इशू। नहीं पता राइट इशू? लिखो जरा राइट इशू। यदि पहले से ही सूचीबद्ध एक कंपनी पुनः अतिरिक्त शेयर बेचकर पूंजी कमाना चाहे, तब वह अतिरिक्त पूंजी कमाना चाहे, तब वह राइट इशू का
प्रयोग कर सकती हैं, राइट इशू का प्रयोग कर सकती हैं। राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी, राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी, राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी छूट दर पर आने वाले, छूट दर पर आने वाले अतिरिक्त शेयर मात्र, अतिरिक्त शेयर मात्र वर्तमान शेयर धारकों को, वर्तमान शेयर धारकों को ही बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है वर्तमान शेयर धारकों को ही बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है राइट इशू के तहत कोई भी कंपनी अगर कोई शेयर बेचती है तो सबसे पहले वह जो उसके पुराने निवेशक हैं उसी को उसी को बेचे। बात समझ में? यही बात मैंने लिखा है। ठीक, एक और लिख लेना, एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंजल, एंजल मतलब क्या होता है? कौन बताएगा क्या होता है? एंजल, एंजल, एंजल इन्वेस्टर, एक एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? वो कौन बताइए। बात तो आप एकदम सही है, एकदम सही, आपने एकदम सही बात बताया। एंजल इन्वेस्टर ऐसा होता है कोई कंपनी जो डूबने के कगार पे, उसमें जो है एक इन्वेस्टर आता है और उसमें पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। एक इन्वेस्टर आता है, एंजल मतलब जानते हो क्या होता है? भूत होता है। एंजल मतलब भूत होता है, हैं? हैं? अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला। कभी आप लोगों का भूत से पाला पड़ा है? बताओ किसी को। हैं? हाँ, उनके साथ सबके गाँव में ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ कि उनके साथ जो है भूत आके जो है बैठा था, आग सेक रहा था, बीड़ी पी रहा था। आप लोगों का भी सामना होगा भूत से? मेरा तो नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव। मैं देखता हूँ लोग ऐसे भूत पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके एकदम सर हिलाते हैं, और खासकर लड़कियाँ तो जो औरतें होती हैं उनको भूत खूब पकड़ता है, और खासकर भगवान उनको इतना बड़ा बड़ा बाल भी देती हैं, और उस बाल से वो जो है सामने वालों को एकदम डरा के हालत ख़राब कर देती है। वो क्या होगा कि ऐसे जो है बाल ऐसे खोल देंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे कभी देखा नहीं? देखा भूत किसी पकड़ा हुआ है? और कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ऐसे मूड़ी हिलाएंगे, ऐसे ऐसे, और कुछ नहीं करेंगे। लगे भूत आ गया है? अरे पता नहीं, मुझे तो नहीं। हाँ, अरे मैं भी एक अभी बागेश्वर धाम गया था, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, तो हाँ वहाँ मैं गया था। अभी रिसेंट में वहाँ भी गए, खजुराहो मंदिर भी गए थे, मध्य प्रदेश। यूपी स्पेशल क्लास होने के बाद मैं दिवाली के पहले, होली के पहले वहाँ गया था घूमने। तो वहाँ मैं गया बागेश्वर बालाजी, वहाँ मैं देखा भाई कि ऐसे ऐसे औरतें थी जो वहाँ आके ऐसे 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 कर रही थी। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, निगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगी, मैं इसमें गुरेज नहीं। चलो क्या? हाँ नहीं, एक बात होता है, एक हॉलीवुड मूवी हुआ करती है, ठीक है, कभी देखना मौका। एक हॉलीवुड मूवी मुझे याद नहीं आ रहा,
एनाबेला, एनाबेला कभी देखना, वो रियल कहानी से इंस्पायर है। एनाबेला कई पार्ट में है एनाबेला। और भाई साहब और सच बता रहे हैं, अकेले अगर घर में देख लिए तो अगले दिन पता चले कि पानी डाल के छिट्टा मार के उठाना पड़ेगा, अगर अकेले देख लिए। इतनी इतनी भयानक है। हाँ चलिए, तो क्या है एंजल है? नाम क्या है आपका? एडमिशन लेना? अभी एडमिशन ले रहा है। किसमें? यूपीएससी में? यस। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए। हाँ प्रैक्टिस के लिए सर जी। अभी आप लेकिन 20 क्लास में आए, क्लास टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्लासें हो चुकी है खान कॉलेज से। आपका? जी प्रैक्टिस बस करना है। अच्छा, किससे किए थे? हाँ सर जी। कहाँ से किए थे क्लास? खान कॉलेज से। अच्छा चलो ठीक है। एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर के बारे में कुछ पता है आपको? देखो, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? जब कोई कंपनी, क्या होता है, कोई कंपनी डूबने के कगार पे चली जाती है तो कुछ इन्वेस्टर आके उस क्या करते हैं, उस कंपनी को उठाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो। और एक बात और, उसमें लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आने वाले समय में कुछ समय बाद एक एंजल टैक्स भी लगाने लगे। एंजल जो है, जब ज़्यादा कंपनी को लाभ होने लगा तो क्या हुआ कि भाई लाभ ज़्यादा हो रहा था और उसके बाद लाभ हो रहा था, सरकार को पैसा नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे, इसीलिए एंजल टैक्स लगाया गया कि भाई तुम ज़्यादा लाभ उठा रहे हो, किसी कंपनी को डूब रहा था, तुमने पैसा लगा दिया, अब उससे 60 कर दियो कि भाई ये काम करना, तुम्हें पैसा लगा रहे हैं और मुझे इतना परसेंट चाहिए। अब उसको लाभ तो होगा ही, क्योंकि भाई डूबने वाले को तिनका का ही सहारा। आप डूब रहे हो, अब कोई आपके साथ आके खड़ा हो, आपके साथ खड़ा हो जाए और कहे भाई तुम्हें मैं 1000 रुपये दूँगा, लेकिन हाँ जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो क्या करोगे? स्वाभाविक सी बात है, दोगे। सेम यही होता है। एंजल क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर यही होते हैं, जब कोई कंपनी डूबने के कगार पे होती है तो उसमें आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो कंपनी ग्रो करने लगती है तो उसके लाभ को कमाते हैं, लाभ को। बात समझ में? इसलिए आने वाले समय में एंजल टैक्स है। बात समझ में आया? नहीं तो ये होता है एंजल टैक्स। लिखना चाहो तो लिखो। लिखवा दीजिए। कितने लोग लिखना चाहें? देखो देखो, एंजल टैक्स। ये दोनों ऐसे निवेशक होते हैं, ये दोनों ऐसे निवेशक, समझ में आया कि नहीं? एंजल टैक्स किताब में बहुत घुमा घुमा के चीज़ें रहता है, मैं सोचता हूँ कि आसान तरीके से समझा दूँ। देखो हाँ, इकोनॉमिक्स की क्लास, इकोनॉमिक्स पढ़े इसके बाद? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े हैं? ये कौन सा टॉपिक है? ये जो टॉपिक चल रहा है ये मनी और मार्केट चल रहा है, ठीक। देखिएगा, ये दोनों ऐसे निवेशक होते हैं, जिनमें जोखिम लेने की क्षमता अत्यधिक होती है, ये निवेशक स्टार्टअप या ब्रैकेट में लिखना नव स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं एवं इनमें लंबे समय तक हिस्सेदारी रखते हैं। इनका उद्देश्य तत्काल लाभ बनाने का नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है, मान लो कोई कंपनी डूब रही है, कोई स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, तो भाई तुरंत लाभ तो देगा नहीं। तो क्या होगा, जब वो कंपनी ग्रो करने लगेगा तभी वो अपने लाभ से किसी को पैसा दे सकता है। तो इनका उद्देश्य तत्काल लाभ बनाने का नहीं होता है।
ये नव स्थापित कंपनियां नवाचारी कारोबार से संबंधित होती हैं। नवाचारी कारोबार से संबंधित मीडियम क्या आपका, इंग्लिश की हिंदी? हिंदी, तब तो दिक्कत नहीं। नवाचारी इंग्लिश में भी मैं बता सकता हूँ। ग्रेजुएशन हो चुका? नवाचारी कारोबार से संबंधित होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पैसा ही है। क्या पैसा ही है? ठीक है, ये पैसा के अलावा टेक्नोलॉजी से भी अपना सहायता दे सकते हैं। मान लो किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, अच्छे सॉफ्टवेयर, तो क्या करेगा? अच्छा सॉफ्टवेयर दे देगा, प्रोवाइड करा देगा। या किसी और चीज़ की जरूरत हो तो प्रोवाइड करा देगा, उसके बदले में वो उससे लाभ का हिस्सा लेगा। लाभ का हिस्सा कब लेगा? जब कंपनी ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्टअप कंपनियों में क्या होता है भाई, स्टार्टअप कंपनियां जो खड़ी होती हैं तो उसको सरकार भी सपोर्ट करता है, और जो नए नए लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, जैसे कहा नहीं जाता गांव में कि भैया बहुत ये नया नया रईस आदमी है, तो नया रईस जो होता है वो गांव में क्या करता है, पहले प्रधानी चढ़ाता है। पता ही नहीं, जिसके पास पैसा होता है, हम मान लो कहीं से ओबीसी सीट आ गया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रधानी चुनाव लड़ाएगा, उसके पास पैसा अपना कैंडिडेट लड़ाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो नया स्टार्टअप होता है उसमें नए नए जो आते हैं, जिनके पास पैसा रहता है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद आने वाले समय में उसका लाभ मिलता है। तो एंजल जो है समझ हो गया, एंजल इन्वेस्टर। सर मैंने एक चीज़ और बताया था, बॉन्ड और डिवेंचर। बताइए बॉन्ड और डिवेंचर में क्या अंतर होता है? कौन बता सकता है? बॉन्ड और डिवेंचर, बॉन्ड क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर और बॉन्ड मैंने बताया था। डिवेंचर ज़्यादातर तो क्या करते हैं, वाणिज्यिक जो कंपनियां होती हैं वो निकालती है। कौन निकालती है? वाणिज्यिक कंपनी। ठीक, वाणिज्यिक कंपनी। और बॉन्ड कौन निकालता है? ज़्यादातर सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी। बॉन्ड में क्या होता है? रिस्क कम होता है। यहाँ पे क्या होता है? रिस्क कम होता है। ठीक, यहाँ पे रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादा होता है रिस्क, प्लस यहाँ लाभ ज़्यादा होता है। क्या होता है? डिवेंचर में लाभ ज़्यादा हो सकता है, जबकि बॉन्ड में लाभ कम होता है। क्या वो समझ में आ रहा है बात? पढ़े हो बॉन्ड डिवेंचर? पढ़े थे? नहीं, बॉन्ड डिवेंचर जहाँ पढ़े थे वहाँ पढ़े क्या? इकोनॉमिक्स सच बताएं बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट है, लेकिन सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, और ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। मैं हर चीज़ को डिमांड सप्लाई से जोड़ सकता हूँ, इसको भी जोड़ सकता हूँ डिमांड सप्लाई से, मार्केट को। ठीक है, अब बताएं कैसे डिवेंचर। अब देखो इसको डिमांड और सप्लाई से कैसे जोड़ें। मान लो कोई डिवेंचर निकाला, एक कंपनी को अपना डिवेंचर बेचने के लिए शेयर धारक निकाला, उसके पास पैसा ज़्यादा है। अब वो पैसा ज़्यादा आया, कंपनी निकाला है किसी न किसी पर्पज से, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे ही उसके पास पैसा आया, वो जो शेयर धारक है वो भी खरीदेगा, उसके पास भी पैसा आएगा। अब वो पैसा आएगा तो क्या करेगा? मार्केट में डिमांड करेगा, और जब ही डिमांड करेगा फिर सप्लाई होना करेगा। फिर क्या करेगा? यही कंपनी डिमांड जब बढ़ा तो ये सप्लाई करना शुरू कर देगा। सारा खेल इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई का। अगर डिमांड है तो ही सप्लाई हो, सिंपल सी बात, ना कि सप्लाई जो है डिमांड पर डिपेंड है। डिमांड है तो ही सप्लाई होगा, अगर सप्लाई नहीं, डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं। ठीक, एक दो चीज़ और बताए थे कल, जैसे कि बताए थे, एक है बीएससी। इसमें टोटल कितनी कंपनियां हैं, कौन बताए? हाँ, सर 50 है। बीएससी 50 बताया, कौन बताया? सर 50 ही है। 30 कौन बताया? सही बताया एकदम 30। और मैंने एक बात और बताया था कि बीएससी में सिर्फ 30 कंपनियां ही नहीं,
कंपनियां बहुत जुड़ी हैं, लेकिन ऊपर से जो 30 कंपनियां सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं, जो देश की 30 बड़ी कंपनियां हैं, उसी के आधार पर ये जो है शेयर मार्केट का दिखाया जाता है कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। और एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? बॉम्बे BSE का फुल फॉर्म चाहे तो देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसके भार को कम करने के लिए निफ्टी का स्थापना किया। निफ्टी में जो है टोटल 50 कंपनी, निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां कितनी हैं? 50 कंपनियां। और ये 1994 में स्थापना किया। कब? 1994। कब किया गया था? क्यों? ये इसके भार को कम करने के लिए, निफ्टी के भार को मतलब BSE के भार को कम करने के लिए। BSE की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। टोटल कितनी कंपनी है? प्रीलिम्स में पूछा हुआ, टोटल कितनी मतलब टोटल कितनी कंपनियां हैं ये मत लिख लेना, मैं बार बार मेरे मुँह से निकल जा रहा है। नहीं पता चले कोई पूछे आपसे कि BSE में कितनी कंपनियां, बोल दो 30 कंपनी। नहीं, ये 30 कंपनियां प्रमुख कंपनियां हैं। ये 30 जो है प्रमुख कंपनियां हैं। इन प्रमुख कंपनियों के आधार पर ही शेयर मार्केट का बढ़ना और घटना दिखाया जाता है। ये नोट में कहीं लिख लेना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ये जो 50 कंपनियां बता रहे हैं, इसमें 50 टोटल कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियां, जिसके आधार पर ये बताया गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये डिवेंचर थोड़ा लिखो, मान लो कभी पूछ लो डिवेंचर आया हुआ है, डिवेंचर लिखो। डिवेंचर म्युनिसिपल बॉन्ड लिखे कि नहीं? म्युनिसिपल बॉन्ड नहीं लिखे? अच्छा, डिवेंचर लिखो है? समझाए हैं, लिखवाए नहीं, लेकिन वही चीज़ है, वही लिखना है, बस वही है कि बस जो मैं। अच्छा, एक काम किया करो ना, आप लोगों के पास कोई इकोनॉमिक्स की किताब है कि नहीं? है? रमेश सिंह उठा लिया। रमेश सिंह पढ़ना आसान बात नहीं है। रमेश सिंह मैं भी पढ़ता हूँ, आसान था वो। आसान मैं बताऊँ कौन सा? बाड़ी पब्लिकेशन। हाँ, बाड़ी हाँ, वाड़ी पब्लिकेशन। कभी जाना मार्केट से, वाड़ी पब्लिकेशन। हम तो कहेंगे आप लोग ना एक इकोनॉमिक्स की किताब ले लो। कितने लोगों के पास? आपके पास है? आप लोगों के पास है? आपके पास नहीं? किताब ले लो, थोड़ा पढ़ने में तो थोड़ा, जैसे जो चीज़ें मैंने पढ़ाया ना, जब वहाँ जाके पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि सर ने सच में बहुत अच्छा पढ़ाया है। और जब वहाँ पढ़ोगे थ्योरी, तब जो मेरे चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। ऐसे थ्योरी पढ़ो तो वहाँ घूमते रहोगे, इतना टफ थ्योरी लिखा गया। या एक मार्केट की किताब और है, उसको भी ले सकते हो। अगर दृष्टि क्विक बुक, क्या है? दृष्टि क्विक बुक। ये दोनों अच्छी किताबें हैं, दृष्टि क्विक बुक या फिर बाड़ी पब्लिकेशन। अब रमेश सिंह ये भी हो, तो रमेश सिंह किताब तो बहुत अच्छी, नो डाउट, लेकिन उसको समझना उससे बड़ा काम है। वो जितना अच्छा है उतना ही उसको समझना टफ। किताब पूरे मार्केट में अगर देखा जाए तो कोर UPSC इकोनॉमिक्स अगर फंसाता है तो रमेश सिंह फंसाता है। लेकिन रमेश सिंह का लेवल ना, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का जितना बेसिक है मैंने सब पढ़ा दिया, अब जाकर रमेश सिंह पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो रमेश सिंह अगर पढ़ोगे तब समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन हम तो रमेश सिंह प्रेफर नहीं करेंगे। आप चाहो तो दृष्टि पब्लिकेशन की कोई बुक ले लो, या तो फिर बाड़ी पब्लिकेशन, दोनों अच्छी ले लेना, ठीक है? लेके पढ़ना, थोड़ा समझ में आएगा। GDP क्या होता है तब वहाँ समझ में आएगा। GDP क्या? अच्छा, ये बताओ GNP कैसे निकाला जाता है? GNP कैसे होता है? तो GNP मैंने बताया था, चलो पूछेंगे तब तक टाइम जाएगा, मुझे पता है रिविजन करते हैं। हाँ, देखो क्या हुआ, कोई समस्या आपको? देखिए, बॉन्ड कहाँ से आती हैं आप? अच्छा, ट्रेन से जाना रहता है क्या? चलो देखो, बॉन्ड, एक मिनट, डिवेंचर पर। डिवेंचर इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। डिवेंचर या ऋण पत्र, ऋण पत्र।
पद्धति। देखो, ऋण पत्र भी पूंजी बाजार का एक उपकरण, ऋण पत्र भी पूंजी बाजार का एक उपकरण जो कि बांड के रूप में जारी किया जाता है, जो कि बांड के रूप में जारी किया जाता है, जो कि बांड के रूप में जारी किया जाता है, जो कि बांड के रूप में जारी किया जाता है। यदि एक कंपनी या औद्योगिक इकाई, यदि एक कंपनी या औद्योगिक इकाई, यदि एक कंपनी या औद्योगिक इकाई अपने दीर्घकालीन व्यय को पूरा करने के लिए, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी प्राप्त करना चाहे, पूंजी प्राप्त करना चाहे, पूंजी प्राप्त करना चाहे, पूंजी प्राप्त करना चाहे, तब वह ऋण पत्र के माध्यम से, तब वह ऋण पत्र के माध्यम से लंबी अवधि का ऋण पत्र, लंबी अवधि का ऋण पत्र प्राप्त कर सकती है। एक मिनट, लंबी अवधि का ऋण पत्र नहीं, लंबी अवधि का ऋण पत्र काट दूंगा, लंबी अवधि का ऋण पत्र जो उसके बाद लिखे पत्र को सिर्फ काट दो बस। लंबी अवधि का ऋण प्राप्त कर सकती है, ठीक। इस पर भी एक मूल्य मुद्रित होता है, इस पर भी एक मूल्य मुद्रित होता है एवं खरीदार, मूल्य मुद्रित होता है एवं खरीदार ऋण पत्र, इस पर भी एक मूल्य मुद्रित होता है एवं खरीदार ऋण पत्र धारक बन जाता है, ऋण पत्र धारक बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। इसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी पीरियड, इसकी परिपक्वता, इसकी परिपक्वता की अवधि 365 डेज, कितना? 365 दिन, 365 डेज, दिनों से ज्यादा की, 365 दिनों से ज्यादा की हो सकती है। 365 दिनों के, 365 दिनों, 365 दिनों से ज्यादा की हो सकती है। ऋण पत्र पर धारक को ब्याज प्राप्त होती है, ऋण पत्र पर धारक को ब्याज प्राप्त होती है, ब्याज प्राप्त होती है। ऋण पत्र पर धारक को ब्याज प्राप्त होती है, न कि लाभांश, न कि लाभांश, न कि लाभांश। ये बात समझ लीजिएगा, ऋण पत्र पर ब्याज प्राप्त होती है, ना कि लाभांश। इस चीज में समझिएगा, जैसे जो ऋण पत्र दिए हैं, ठीक है, उसके बदले में उसको ब्याज मिलेगा। अब ये नहीं कि कंपनी अब ग्रो कर रहा है तो अपना जो है इनकम, लाभ का पैसा देना शुरू कर देगा, लाभ नहीं देगा। उस पर जो ब्याज डिसाइड है 4%, 5%, उसी ब्याज का पैसा मिलेगा, लेकिन कंपनी अपने लाभ का पैसा नहीं है। बात समझ गए? ना कि लाभांश। बात यही। परिपक्व, आगे लिखिएगा पूर्व, परिपक्व होने की स्थिति में, परिपक्व होने की स्थिति में ऋण पत्र धारक ऋण पत्र वापस कर देता है, ऋण पत्र धारक ऋण पत्र वापस कर देता है एवं निवेश की गई पूंजी भी
वापस प्राप्त करता है। ठीक है, वापस प्राप्त करता है। बस अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऋण पत्र खरीदा, किसी कंपनी को पैसे की जरूरत थी, मैंने उसका ऋण पत्र 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। उसने कहा था 1 साल के लिए कि आपको जो है 1 लाख पर हम 10% का ब्याज दें। तो मतलब जब वह कंपनी ऋण पत्र दोबारा से वापस लेगा अपना, तो मुझे कितना रुपया देगा? 1 लाख कितना देगा? 10%। बता दीजिए। 1 लाख पे 10 है 10,000, तब मुझे कितना मिलेगा? 1,10,000। यही फायदा। ठीक, बॉन्ड लिखो, बॉन्ड लिखवा दिए, छोट बॉन्ड नहीं लिखना। म्युनिसिपल बॉन्ड भी समझा दिए। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड थोड़ा लिख लो, लिख लो मसाला बॉन्ड है। हाँ, मसाला बॉन्ड लिखो। ऐसा मसाला बॉन्ड लिखोगे नीचे से, ऐसा मसाला बॉन्ड जो अब भारतीय कंपनियां भी जारी करती हैं। मसाला बॉन्ड, ऐसा मसाला बॉन्ड जो भारतीय कंपनियां भी जारी करती हैं। मसाला बॉन्ड सामान्य रूप, मसाला बॉन्ड सामान्य बॉन्ड से भिन्न होता है। सामान्य बॉन्ड से भिन्न होता है, भिन्न होता है, सामान्य बॉन्ड से भिन्न होता है। जिस पर रुपये के मूल्य में, जिस पर रुपये के मूल्य में मूल्य मुद्रित होता है या मूल्य अंकित होता है, मुद्रित होता है, बात यही है। रुपये के मूल्य में मूल्य मुद्रित होता है। इन्हें बेचकर अंतरराष्ट्रीय स्रोत से, इन्हें बेचकर अंतरराष्ट्रीय स्रोत से ऋण की प्राप्ति डॉलर के रूप में, डॉलर के रूप में होती है। अब ये जरूरी नहीं डॉलर, कोई और भी मुद्रा में हो सकता है, मतलब और भी इंटरनेशनल करेंसी डॉलर के रूप में होती है। परंतु विनिमय दर के, परंतु विनिमय दर के कारण, परंतु विनिमय दर के कारण उत्पन्न जोखिम, उत्पन्न जोखिम का भार, उत्पन्न जोखिम का भार, उत्पन्न जोखिम का भार ऋणदाता पर पड़ता है, ऋणदाता पर पड़ता है। इस कारण से मसाला बॉन्ड भारतीय कंपनियों में, इस कारण से मसाला बॉन्ड भारतीय कंपनियों में प्रचलित है, परंतु प्रचलित है, परंतु परंतु अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऋणदाताओं में, ऋणदाताओं में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, यह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है, सेबी पता है कि सेबी क्या है? कल मैंने बताया था, सेबी बताया था नहीं? कल लिखवाए थे भाई, सेबी की स्थापना कब हुई थी? बोलते क्यों नहीं हो? कल मैंने ये भी बताया था कि सेबी की पहली अध्यक्ष कौन थी और वर्तमान में सेबी की कौन अध्यक्ष है। और सेबी का फंक्शन क्या है? ये जितने भी शेयर मार्केट हैं इस पर क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, सेबी ही डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनियां शेयर मार्केट में रजिस्टर हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आया? बस सेबी वही है। इसकी स्थापना कब की गई थी बताओ? क्या है? हाँ, और संवैधानिक कब मिला था? 92। तो वही मैं देख, हाँ एक चीज़ और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंट में आया है। CBDT
CBDT, कौन इसका फुल फॉर्म बता सकता है? CBDT का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाँ, और ये आया था कब? 2022 में। कब आया था? 2022 में। CBDT ये कब आया था? 2022 में आरंभ किया गया, 2022 में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है। क्या है? ई-रूपी। क्या है? ई-रूपी, एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है, ई-रूपी। अच्छा, कोई बता सकता है कि ई-रूपी क्या होता है? कोई बता सकता है? ई-रूपी, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, कौन बता सकता है? ई-रूपी, सोचिए कब बताएं। अभी हाल ही में जो है RBI ने फिजिकल रूप में नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर से है, लेकिन क्या है? देखो, समझ लीजिए इसका, इसके कुछ की पॉइंट लिख लीजिए बस, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। यह एक सेंट्रल बैंक ने इसको जारी किया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने शुरुआत किया बहुत सारे बैंकों में। यह स्टार्टिंग में कुछ प्रमुख 4 बैंक थे जो ऐसे ई-रुपये जारी कर सकते। उन 4 बैंकों का नाम लिख लो आप। शुरू में जो 4 बैंक थे, SBI, ICICI, उसके बाद एक था यस बैंक, ठीक है, यस बैंक, SBI, ICICI, यस बैंक, IDFC, अब समझिए, जो ये मुद्रा होता है ये डिजिटल फॉर्म में होता है। इसमें होता है, लेकिन इसमें मुद्रा अंकित होता है। इससे ऊपर और नीचे दोनों में क्या होता है? मुद्रा अंकित होता है, कितने रुपए की मुद्रा है, और ये होता है डिजिटल फॉर्म में। और इससे आप जो है, आप कहीं भी इससे परचेज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको पेटीएम पे जब शॉपिंग करते हैं, पेटीएम या अमेज़ॉन पे, तो आपको वॉलेट में पैसा मिलता है। क्या उस पैसे को आप जो है बैंक से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? जो मिलता है कूपन टाइप, बस उससे आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन आप उसको फिजिकल मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही चीज़, इसको आप फिजिकल मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यह एक मुद्रा होता है जब आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे और बैंक जो है वो आपका डिजिटल मुद्रा में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? RBI ने जारी किया है, तो गवर्नमेंट भी क्या समझ, ये RBI ने जारी किया है। सब्जी वाले के यहाँ जाओ तो थोड़ी ले, हाँ, सब्जी वाले नहीं, बारकोड से ले, जैसे डेट की बात है, ठीक है। बाद में 4 बैंक इसमें और जोड़ दिया गया, बाद में इसमें कुछ और बैंक भी जोड़े गए, 4 बैंक लिख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा एंड HDFC। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC,
ठीक है, ये भी जो है डिजिटल मुद्रा को लेन देन शुरू कर दिया। बिटकॉइन पता है कि नहीं? बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन किसी को पता है? ये भी एक डिजिटल मुद्रा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जापान में। सबसे पहले जापान में शुरू की गई थी और 2008 में, बस इतना लिख लो, 2008 में। क्या है? ये एक डिजिटल मुद्रा है और यह शुरू किया गया था कहाँ से? जापान से। जापान से शुरू किया गया। इसको बनाया, ये एक सॉफ्टवेयर मुद्रा है, लिख लो इसको, प्रीलिम्स में पूछा होगा। ये एक सॉफ्टवेयर मुद्रा है, 2008 में इसका शुरू किया गया था। एक जापानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? सातोशी लिख लो, सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो ये बिटकॉइन का जो है शुरू में आविष्कार किए थे सन 2008 में। 2008 में जापान में शुरू हुआ और इनका नाम क्या है जो इस मुद्रा को बनाए थे? सातोशी नाकामोटो। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि बिटकॉइन जो है किसने डिजाइन किया था? तो अब इसके कुछ लाभ और हानि दोनों है, छोड़ो इसको, जानते हो कोई मतलब नहीं। तो मिला के आपका ठीक है, ये मनी मार्केट में पढ़े। मनी मार्केट में जितना टॉपिक था सब, बैंक बांड पढ़े आप, IPO पढ़े, FPO पढ़े, ठीक है, मसाला बांड पढ़े, ग्रीन बांड पढ़े, म्यूनसिपल बॉन्ड पढ़े, ठीक है। अब याद कितना है वो आपको जाने। फिर हम मंदड़िया पढ़े, तिजड़िया पढ़े और क्या पढ़े? BSc पढ़े, निफ्टी पढ़े, ठीक है। BSc निफ्टी जितना इम्पोर्टेंट था सेबी को बताए, जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा खत्म कर दिया। अब आपका अगला टॉपिक है राजकोषीय नीति। शुरू करिए, आज शुरू हो गया। अभी कितना टाइम याद है? सर 12 हो गए। कितना? 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा। चलो अभी और चलो लिखते हैं राजकोषीय समस्या। चलिए राजकोषीय समझते हैं क्या होता है। इसी में हम आज ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि बजट में जो राजकोषीय घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, समझ में आएगा कि होता कैसे है और क्यों होता है। ये दोनों बात समझना। अभी बजट पढ़ते हैं, कितने लोगों को समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? राजकोषीय क्या है? अगला टॉपिक आपका है, न्यू टॉपिक है राजकोषीय। राजकोषीय अवस्था, राजकोषीय अवस्था, या इसको लिख सकते हैं, देखो फिजिकल FISCAL फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। देखो राजकोषीय नीति क्या होता है? राजकोषीय नीति क्या होता है? इसमें जो है सरकार अपना आय व्यय और खर्चों का प्रबंधन करता है। क्या करता है? आय व्यय और खर्चों का सरकार अपना कार्य कैसे करेगा, ठीक है। कोई भी सरकार, या ऐसे समझिएगा सिंपल भाषा में, जैसे आपके पास जब पैसा आता है, मान लीजिए आपका पर मंथ 10,000 रुपये इनकम, जब वो 10,000 रुपये आता है तो आप क्या करते हैं? उस 10,000 रुपये को मैनेज करते हैं। इतना पैसा हमको रेंट पे देना है, इतना पैसा हमें सब्जी खर्च करना है, इतना पैसा हमें किताब पे खर्च करना है, इतना पैसा हमें क्या नाम है कपड़े पे खर्च करना है, इतना पैसा हमको कुल की खाना है, ठीक है।
या कह सकते हैं समोसे खाने। तो उन पैसों का जो मैनेजमेंट होता है फिर ये राजकोषीय के तहत आता है। सरकार अपना क्या करता है, पैसे का प्रबंधन करता है। अब सरकार पैसा कैसे प्राप्त करेगा, ये भी बात है। सरकार जो है विभिन्न टैक्सों के माध्यम से पैसा पाता है। तो इसमें दो चीज होता है। सरकार देखो 1 फरवरी को क्या आता है, बजट आता है। क्या आता है, बजट। 1 फरवरी को 1 फरवरी को जो बजट आता है उसमें 3 बातें मेंशन होती हैं। क्या होती हैं, 1 फरवरी को 3 बातें मेंशन होती हैं। एक तो जो पिछला वर्ष का बीत गया उसके बारे में चर्चा होती है, जो पहले बीत गया वो चर्चा होती, जो वर्तमान में है उसकी चर्चा हो, और जो आने वाला है इन 3 बातों की चर्चा होता है। बात समझ में आएगी। बजट में हमेशा 3 बातें होती है। एक जो आपका रिसेंट बजट के 1 दिन पहले क्या आता है, कौन बताए, बजट के 1 दिन पहले क्या आता है, आर्थिक समीक्षा। क्या आता है, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में सरकार अपने पिछले 1 साल के कार्य को गिनाती है कि हमने कितना किस सेक्टर में ग्रोथ की। ठीक है, फिर से समझिए, ये इसी टॉपिक का है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या है, सरकार जो है अपने वित्त के माध्यम से पैसा, जो पैसे का बजट होता है उस बजट को विभिन्न माध्यमों में खर्च करती है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। बजट के प्रबंधन को ही क्या कहते हैं, फिजिकल राजकोषीय कहते हैं। और ये हर देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास प्रबंधन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मैनेजमेंट में पता चले आपके पास 10,000 रुपये है और आपको कोई पता ही नहीं है कि आपको किस मद पे कितना खर्च करना है, मद मतलब किस वस्तु पर, या कह सकते हैं किस कंडीशन में किस चीज़ पर कितना खर्च करना, अगर यही नहीं पता है तो आपका 10,000 रुपये आप पता चलेगा 2 दिन में खा पी के उड़ा के खत्म। जिस व्यक्ति को प्रबंधन अच्छे से आता है वो क्या करता है, वो अपना तो विकास करता ही है, धीरे धीरे समाज में भी योगदान देता है और समाज के साथ साथ अपने घर वालों का भी विकास करता है, जिसको प्रबंधन आता है। और एक चीज़ और बता दें, क्या हुआ, नींद आ रही है, पानी पी लो। और एक चीज़ और बता दें, इस मामले में इलाहाबाद के जितने स्टूडेंट होते हैं तैयारी करने में, उनको इस प्रबंधन में महारत हासिल होता है। ठीक है, मैं भी उसमें से एक शामिल हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी घर से 10,000 रुपये मिलता था, 10,000 15,000 पर मंथ। 10,000 मैक्सिमम मेरा 10,000 में चल जाता था 1 महीने का। भाई क्या करना है, रूम का रेंट देना है, 3,500 3,000 रूम का रेंट हो गया। अब पैसा, नशा पानी तो है नहीं, गुटखा में खाता नहीं, दारू में पीता नहीं, सिगरेट में पीता नहीं, तो मेरे पास और कोई फालतू के खर्चे नहीं था। एक तो मुझे कपड़ों का शौक था, मैं कपड़े खुद लेता था, तब भी लेता था, आज भी लेता हूँ। कपड़े का शौक था, जूते कपड़े में बहुत लेता हूँ, मेरा पैसा इन्हीं पे जाता था। तो मैं 10,000 रुपये का मैं बहुत अच्छे से प्रबंधन करता, मुझे पता रहता था मुझे रेंट देने के बाद जो है कितना पैसा गैस पे खर्च करना है, कितना पैसे में सब्जी लाना, कितने पैसे का दूध लाना है, मुझे चाय पीना है, और चाय मुझे पीने का बहुत शौक था। और उसके बाद लाइब्रेरी में ज्वाइन नहीं करता क्योंकि मैं शुरू से ही अकेले रहता था, मैं किसी रूम पार्टनर के साथ नहीं रहता था, तो अकेले रहता था और मुझे रूम पे पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पता नहीं कैसे लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मुझे यार सच बताएं, मुझे लाइब्रेरी में बहुत इरिटेशन होता था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि लाइब्रेरी वाली पढ़ाई जानते हो क्या होता है, वहाँ सिर्फ वीडियो पे पढ़ाई होती है, वहाँ कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता और मुझे डिस्टर्बेंस होता था। मैं खैरा किताब पढ़ने वाला आदमी, मुझे वीडियो कह दो तो शायद ही मैं किसी व्यक्ति का वीडियो देखता हूँ। मुझे ज़्यादातर किताबें पढ़ने में, और मैं किताबों से ज़्यादा समझ लेता हूँ, ज़्यादा पॉइंट नहीं। ये सब सारी चीज़ें जो मैं समझाता हूँ ये मेरे सिर्फ किताबी ज्ञान का है, सच बता रहा हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ईमानदारी से। मैंने कभी इकोनॉमिक्स के किसी टीचर का बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, किताब बहुत पढ़ी मैंने। मार्केट में जो भी किताबें हैं, चाहे वो रमेश सिंह हुआ, चाहे वो दृष्टि हुआ, चाहे वो क्या नाम है बाड़ी पब्लिकेशन हुआ, चाहे वो कुछ नोट्स हुआ, मैंने सारी किताबें पढ़ी। और किताबें पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलग ही कॉन्सेप्ट बैठ गया था। इस सारी किताबों को पढ़ने के बाद मेरा अलग एक कॉन्सेप्ट है जो आपको
आसानी तरीके से सोचता हूँ कि समझा दूँ, प्रयास तो मेरा यही रहता है। तो आप क्या करते हैं, जब पैसा मिलता है तो आप विभिन्न मदों पे खर्च करते हैं। सरकार भी वही काम करता है। सरकार अपने खर्चा चलाने के लिए बजट पेश करता है और वो बताता है कि मुझे कहाँ कहाँ किस किस मद पे कितना खर्च करना है, ठीक है। जिससे साल भर में अपने सिस्टम या कह सकते हैं सरकार को अच्छे से चला पाए, ठीक है। तो 3 बातों पे जिक्र होता है। एक आर्थिक समीक्षा आती है। तो आर्थिक समीक्षा क्या आती है, और आप लोगों को बता दें, आर्थिक समीक्षा पढ़ा करो। कितने लोगों ने आर्थिक समीक्षा पढ़ा है बताइए। एक इंडिया ईयर बुक करके आती है, कभी आप लोगों ने पढ़ा इंडिया ईयर बुक? और वो हर साल भारत सरकार पब्लिश करता है। कौन करता है? अब होता बहुत मोटा है, ठीक है, वो लगभग इतने 1000 पेज का होता है इंडिया ईयर बुक, लेकिन उसमें आपको लगभग हर सेक्टर में मिल जाएगा। आप चाहे इकोनॉमी का पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी का पढ़ो, सरकार पूरा अपने 1 साल का ग्रोथ पूरा उसमें दिखाता है कि मेरा किस सेक्टर में कितना कितना ग्रोथ किया। अगर इंडिया और जितने यूपीएससी कॉम्पिटिटर होते हैं वो इंडिया ईयर बुक जरूर पढ़ते हैं। इंडिया ईयर बुक आपको मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा में क्या करता है, सरकार अपना विभिन्न चीज़ों को बताता है कि हम कहाँ कहाँ कितना कितना ग्रोथ किए, कितना खर्च किए। बजट में क्या करता है, वह यह बताता है कि वर्तमान में आने वाले समय में हम कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया आज को? इसी को थोड़ा सा देखो। राजकोषीय व्यवस्था सरकार की प्राप्तियों, सरकार के व्यय के, राजकोषीय व्यवस्था सरकार की प्राप्तियों एवं सरकार के व्यय से संबंधित होती है, सरकार की एक राजकोषीय व्यवस्था सरकार की प्राप्तियों एवं सरकार के व्यय नहीं, करने वाला क्या है? एक्सपेंड, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंड नहीं बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, व्यय से संबंधित होती है। प्राप्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से, ये चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो भाई जितना आपका कोर इकोनॉमिक्स था मैं कंप्लीट कर दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा, मौका भी है। इसके बाद मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, होगा तो जहाँ तक एग्रीकल्चर पढ़ाया, क्योंकि एग्रीकल्चर से आपके प्रीलिम्स और मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से हर साल यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर एग्रीकल्चर पढ़ाने के बाद टाइम बचेगा तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पढ़ा देंगे। उसके बाद मेरे जिम्मे जितना इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, मेन टॉपिक जितना इतने दिनों में था मैंने सब कंप्लीट कर दिया। अब बाकी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जितना इकोनॉमिक्स का कोर है, जितना मैं पढ़ाया, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। आप पेपर यूपीएससी का उठा के देखना, यूपीपीसीएस का, अगर 20 क्वेश्चन आया है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चन इन पढ़ाए हुए में से मिले, इन पढ़ाए हुए। जो 2-4 क्वेश्चन और बचेगा वो क्वेश्चन किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, वो इम्पोर्टेंट होना। जैसे कि बेरोजगारी, आप लोगों को पता है बेरोजगारी से मेंस में क्वेश्चन खूब बनता है, तो लिखो जरा। बनाने के उद्देश्य से एवं व्यय को प्रबंधित करने के एक, कहाँ तक लिखे? बढ़ाने के उद्देश्य एवं व्यय को, व्यय मतलब वही एक्सपेंडिचर, व्यय को प्रबंधित करने के उद्देश्य, प्रबंधित करने के उद्देश्य जो नीतियाँ सरकार बनाती है, अब बताओ, ये लिख लो तो बताओ, जो नीतियाँ सरकार बनाती है, अब बताओ, जितनी बातें मैंने समझाया वही लाइन है, इसीलिए मैं सोचता हूँ ना कि इधर उधर से बहुत सारी किताबें पढ़ूँ, वो किताबों का मेरे अंदर जो है कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। किसी टॉपिक को कहो, मैं जहाँ से कहो वहाँ से दिमाग संभालूँ। बस कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट जिसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होता है,
जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे इसमें बोलने में तो थोड़ा भी गुरेज नहीं। जैसे साइंस टेक में अगर मुझे कोई कहे तो मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी दुनिया में कोई सब्जेक्ट हो मैं पढ़ा दूँ, और पीपीटी पढ़ाना हो तो भी मैं पढ़ा दूँगा। अगर पीपीटी पढ़ाना हो, क्योंकि मेरा बीएससी है, इस फॉर्मेट में उसको पढ़ाने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन पीपीटी पढ़ाना हो तो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा। बाकी कोई सब्जेक्ट हो, क्वालिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और मिर्ज़ापुर में क्वालिटी में पढ़ाया है। मिर्ज़ापुर में वहाँ के लड़के मनन थे। लिखो कहाँ तक हो गया? राजकोषीय नीति कहते हैं, ये हो गया कि नहीं? सरकार बनाती है, उन्हें राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार बनाती है, उन्हें राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति कहते हैं। यह नीतियाँ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। यह नीतियाँ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। सरकार की प्राप्तियां एवं सरकार के व्यय से संबंधित आंकड़े, सरकार की प्राप्तियां एवं सरकार के व्यय से संबंधित आंकड़े संसद में बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बजट को औपचारिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। यद्यपि भारत के राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं, बजट का अभिभाषण वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री देते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, क्या बजट का संविधान में जिक्र है? उसमें क्या कहा गया है? संविधान में क्या कहा गया है? जो मैं दिखाया हूँ यही बात उसमें संविधान में मेंशन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में। और एक बात और ध्यान दें, अगर बजट पेश किया गया, ठीक है, और बजट अगर पास नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो चलो एक पैराग्राफ लिख लीजिए, अगला पैराग्राफ का सर आपने लिखवाया कि यद्यपि राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। सर राष्ट्रपति करते हैं पूरा? हाँ, राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं, बजट अभिभाषण वित्त मंत्री देते हैं। आप समझ लो, मैं बताऊँ, आप समझ रहे हैं कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन का समाधान है, बजट जो है राष्ट्रपति ही, लोकसभा से राष्ट्रपति ही रखवाता है, लेकिन उस बजट का कार्य प्रणाली या बजट को स्पीच करना या बजट को बताना वह वित्त मंत्री करता है। इसलिए होता है क्योंकि वह उस डिपार्टमेंट का मेन होता है। और एक बात और बता दें बजट के बारे में, जब भी बजट बनता है तो बहुत गोपनीयता के साथ बनता है, बहुत गोपनीयता। जिस बजट बनाते समय जितने भी सदस्य उसमें रहते हैं, मेंबर, उन सारे लोगों का सेल फोन रखवा लिया जाता है, सारे लोगों का, बाहरी कांटेक्ट एकदम नहीं। यहाँ तक कि इवन जब तक बजट बनता है पूरे एक महीने कोई भी व्यक्ति किसी से कांटेक्ट नहीं करता, कोई भी व्यक्ति किसी से, उनको स्पेशल व्यवस्था दी जाती है, स्पेशल जगह होता है। उसी बिग बॉस आप देखें, बिग बॉस देखते हो नहीं कहते, बस बिग बॉस वाली सीन होती है कि आपका फोन सो जमा रहेगा और आप जो है उसी घर में रहेंगे जब तक बजट नहीं प्रस्तुत हो जाता। जिस दिन बजट की प्रस्तुति रहती है उस दिन वित्त मंत्रालय अपना बैग में लेके जाते हैं और उसको पेश करते हैं, अभिभाषण देते हैं, 2-2.5-3 घंटा बोलते हैं, बोलने के बाद बजट पास होता है और फिर वह अप्लाई होता है। समझ में आया? कल और आगे सुनिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा हौसला बढ़ाते रहिए और जो क्लास है जितना है कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों का भाग्य है
कि पढ़ ले रहे हो, नहीं तो फिर ऐसे समझते हो क्या हुआ। और आप जाके दिखाओ, आपका चेहरा लाल लग रहा है। हाँ फेस, ये पता चल रहा है कि चेहरे बीमारी दिख रहा है। वो बहुत है। हाँ खिचड़ी बनता है, सॉरी वो लड्डू बनता है बहुत बड़े में। और वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है भाई कि सरकार बजट पेश किया 50 लाख करोड़ के आसपास इस बार पेश किया है। तो 50 लाख करोड़ रुपए मतलब साल में एक बार खर्च करना, साल में पूरे। बजट भी पढ़ाएंगे, बजट का नहीं होगा फीचर दे देंगे, लेकिन बजट का अब जितने उसमें की पॉइंट है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, फिर उसके बाद राजस्व घाटा, वो सारा चीज़ समझा देंगे। लेकिन जब आप बजट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा, बंद कर दो तब आपको समझ में आने लगेगा